कोई 15 मिनट की ड्राइव के बाद हम न्यूयॉर्क शहर में दाखिल हो गए। रात के 2 बज रहे थे मगर सड़कें रोशनियों से जगमगा रही थीं। रंग बिरंगे इश्तिहारी नियॉन साइन जल बुझ रहे थे। ट्रैफिक कम था मगर था। लकी ने एक मकाम पर कार रोक दी। बोली, तुम कार में ही बैठे रहो, मैं मेकअप का सामान लेकर आती हूँ। वो कार से उतरकर चली गई और मैं इर्द गिर्द का जायजा लेता रहा। डर सिर्फ ये था कि कहीं कोई पेट्रोल हमें चेक न कर ले। अगर ऐसा होता तो आसमान से गिरा खजूर में अटका वाली बात हो जाती, मगर लकी की वापसी तक खैरियत ही रही। उसने अंदरूनी लाइट जलाकर कहा, चेक कर लो, मैं सारा सामान ले आई हूँ। मैंने कहा, चेक क्या करना है? बस हम जल्दी जल्दी हल्का सा मेकअप कर लेते हैं ताकि किसी की नजरों में आने से महफूज रहें। लकी ने सर हिलाकर रजामंदी जाहिर की और मैंने मेकअप करना शुरू कर दिया। सबसे पहले मैंने हैट उतार कर अपने सर पर मसनूई बालों की विग जमाई, फिर अपनी सोख्ता भवों की जगह भवें चिपकाई। उसके बाद कॉन्टैक्ट लेंस के जरिए आंखों की रंगत तब्दील की और फिर दीगर सामान के जरिए अपने चेहरे में भी मामूली सी तब्दीलियां कर ली। कहने को तो ये हल्का फुल्का सा मेकअप था, लेकिन उसके जरिए मेरा हुलिया इतना बदल गया था कि अब कोई भी शख्स मुझे आसानी से शनाख्त नहीं कर सकता था। आधे घंटे से कम वक्त में मैं न सिर्फ खुद मेकअप से फारिग हो गया बल्कि मैंने लकी को भी नाकाबिले शनाख्त बना दिया। अब मैं इस तरफ से बिल्कुल मुतमईन था। मैंने कहा, हम पहले मरहले से तो बखैर खूबी गुजर गए, अब क्या प्रोग्राम है? लकी ने कार स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। उसने कहा, जो भी प्रोग्राम है बहुत जल्द सामने आ जाएगा। और कार न्यूयॉर्क की सड़कों पर सुबक रफ्तारी से तैरती रही। 10 मिनट के बाद कार एक मशहूर नाइट क्लब के सामने रुकी। मैंने हैरत से कहा, क्या यहाँ कमरे बुक करवा लिए? लकी मुस्कुरा कर बोली, मुमकिन है यहाँ रिहाइश का इंतजाम भी हो। मैं तो तुम्हें इसलिए यहाँ लाई हूँ कि तुम अपनी आज़ादी का जश्न मना सको। जश्न मनाने का ये अंदाज मेरे लिए नापसंदीदा था, मगर मैंने इजहार नापसंदीदगी करना मुनासिब न समझा और लकी के साथ क्लब में दाखिल हो गया। मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक वहाँ कैबरे हो रहा था। मैं लकी के साथ एक मेज पर जा बैठा। मुझ पर बेजारी मुसल्लत थी मगर लकी बड़ी महवियत से डांस देख रही थी। हमें वहाँ बैठे हुए 10 मिनट भी नहीं हुए होंगे कि मैंने बेचैनी सी महसूस की। ऐसी बेचैनी उम्मूमन उस वक्त महसूस होती है जब कोई आपको घूर रहा हो। मैंने इर्द गिर्द बैठे हुए लोगों पर नजरें दौड़ाना शुरू की और वो शख्स मुझे नजर आ गया। मुझसे चंद मेजों के फासले पर बराजमान स्याह फाम की नजरों का मरकज बजाय डांस के मैं था। मेरी नजरें उससे मिली तो वो गड़बड़ा कर डांस देखने लगा। उस स्याह की हरकत हैरान कुन थी। पहली बात तो ये कि वहाँ कैबरे हो रहा था और हॉल में मौजूद हर शख्स डांस की तरफ मुतवज्जे था। दूसरी बात ये थी कि खुद उसके साथ बैठी हुई लड़की न सिर्फ सफेद फाम थी बल्कि हसीन और पुरकशिश भी थी। बैक वक्त ऐसे 2 ताकतवर अवामिल की मौजूदगी में उनसे सरफ नजर कर देना आसान नहीं था। मैं तशवीश में मुब्तला हो गया। बिला सबब कोई किसी की तरफ मुतवज्जे नहीं होता, फिर वो मुझे क्यों घूर रहा था? ये मौम्मा हल करना आसान नहीं था। लकी अतराफ से बेखबर डांस देखने में महव थी। मैंने उसे पुकारा तो वो चौंक कर मुझे देखने लगी। मैंने उसे कहा कि वो स्याह फाम को देख कर बताए कि वो उसे पहचानती है या नहीं। लकी ने बड़े गैर महसूस अंदाज में स्याह फाम की तरफ देखा, फिर मुझसे बोली, नहीं, मैं इसे नहीं पहचानती। लेकिन तुम ये बात मुझसे क्यों पूछ रहे हो? क्या कोई खास बात महसूस की है? मैंने कहा, नहीं, कोई ऐसी खास बात तो नहीं है, बस मैंने महसूस किया था कि वो पूरी तवज्जो से डांस नहीं देख रहा। लकी ने कहा, अब हम मेकअप में हैं, हमें आसानी से नहीं पहचाना जा सकता और हमें किसी और चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं, लिहाजा किसी उलझन में मत पड़ो। मैंने सर को अस्बाती जुम्बिश दी, मगर जिस उलझन में मैं गिरफ्तार हो गया था उससे आसानी से पीछा छूटता नजर नहीं आ रहा था। शाफाम की नजरों का मरकज अब भी मैं ही था। फर्क सिर्फ ये पड़ गया था कि अब वो कनखियों से मुझे देख रहा था। फिर थोड़ी देर बाद उसने झुककर अपनी साथी से कुछ कहा। उसकी साथी लड़की ने इस बात में सर हिलाया और निगरो उठकर बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। लकी ने कहा, लो, वो बाहर जा रहा है, उम्मीद है अब तुम पुरसुकून हो जाओगे। मैंने कोई जवाब न दिया, लेकिन उलझन बदस्तूर थी और मैं उसकी वापसी का मुंतजिर था, मगर वो वापस नहीं आया। इस आलम में 15 मिनट गुजर गए तो मैंने भी वहां से उठने का फैसला किया। थोड़ी सी रद्दोकद के बाद लकी भी उठने पर रजामंद हो गई। हम क्लब से बाहर आए और कार में बैठकर रवाना हो गए। लेकिन अभी हम ज्यादा दूर भी नहीं जा सके थे कि अक़बी नशिस्त से एक खौफनाक आवाज उभरी। तुम दोनों रिवॉल्वर की जद पर हो, तुम्हारी कोई भी गलत हरकत तुम्हें मौत के मुंह में पहुंचा सकती है। मैं लोगों की गुद्दियों में सुराख करने का बेहद शौकीन हूँ। इन अल्फाज के साथ ही मेरी गुद्दी से रिवॉल्वर की नाल आ लगी। सबसे पहला ख्याल जो मेरे जहन में आया वो ये था कि शायद ये भी ऑलिव हार्वर्ड और लकी के तरतीब दिए हुए ड्रामे का कोई हिस्सा है। लेकिन मैंने लकी की तरफ देखा तो मेरे होश उड़ गए। वो बुरी तरह बौखलाई हुई थी, जिसका मतलब था कि जो कुछ भी हो रहा है हकीकी है। मेरे जिस्म में सनसनी सी दौड़ गई और मैंने खुद को बदतरीन सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। जो कुछ भी करना था मुझे ही करना था। लकी हार्वर्ड के बारे में मैंने अंदाजा लगाया था कि अब वो बाकायदा तरबियत याफ्ता एजेंट है
लेकिन मैं ये नहीं कह सकता था कि उसने कितना अरसा तरबियत हासिल की है और वो किस मेयार की एजेंट है। तरबियत हासिल करना और बात है और अमली जिंदगी में तरबियत को बरूए कार लाना और बात है। जरूरी नहीं कि जो अच्छी तरबियत हासिल कर ले वो अच्छा एजेंट भी साबित हो। और लकी हार्वर्ड तो फिर एक औरत थी, औरत जिसका ताल्लुक सिन्फ नाजुक से होता है। आला तरीन तरबियत हासिल करने के बावजूद उसकी सिन्फ तब्दील नहीं हो सकती। उसकी फितरी नज़ाकत हर लम्हा उसके साथ रहती है। फिर यह कि वो ना तजुर्बेकार थी। अक्सर औकात तजुर्बा तरबियत पर हावी आ जाता है, लिहाजा अब अक़बी नशिस्त पर मौजूद शख्स से निमटने के लिए मुझे ही कोई तदबीर सोचना थी। न सिर्फ तदबीर सोचना थी बल्कि उस पर अमल पैरा भी होना था। चलती कार में उस पर हाथ डालना मुमकिन नहीं था, इसलिए कि वो अक़बी नशिस्त पर था और मैं अगली नशिस्त पर। वो मुसल्लह था और मैं गैर मुसल्लह। उस पर हाथ डालने के लिए मुझे पलटना पड़ता। पलटने में वक्त सर्फ होता, जबकि ट्रिगर पर उंगली का दबाव बढ़ाने में जरा भी वक्त सर्फ न होता। चुनांचे मैंने फैसला किया कि कार रुकने के बाद ही कोई मुनासिब मौका देखकर उससे निमटने की कोशिश करूंगा। ताहम ये सब मफरूजे थे, वरना ये इम्कान भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था कि कार चलने के दौरान ही मुझे उस पर हाथ डालने का कोई मौका मैसर आ जाता। मैं कोई हतमी फैसला इसी सूरत में कर सकता था जबकि अक़बी नशिस्त पर उसकी पोजीशन का जायजा लेता, और उसकी पोजीशन का जायजा लेने के लिए मुझे सर घुमाकर पीछे देखना पड़ता। सर घुमाना चूंकि मसलहत के खिलाफ था, इसलिए मैंने कनखियों से उसका जायजा लेने का फैसला किया और इस फैसले पर अमल करने के लिए मैंने गर्दन को जुम्बिश देकर लकी की तरफ देखा। अक़बी नशिस्त से गुर्राहट उभरी। सर सीधा रखो और निगाह सामने की जानिब रखो, वरना याद रखो मैं लोगों की गुद्दियों में सुराख करने का बेहद शौकीन हूँ। मैं जल्दी से सामने देखने लगा। मुझे अपनी गुद्दी में सुराख करने का कतई कोई शौक नहीं था। ऐसी मौत भला कौन पसंद कर सकता है जो अपनी ही किसी हिमाकत के बायस वाक़ हो और जिसमें आदमी को हाथ पैर हिलाने तक का मौका न मिल सके। मैंने कहा, मैं सामने ही देख रहा हूँ, तुम्हें मेरे बारे में जरूर कोई गलत फहमी। अक़बी नशिस्त पर मौजूद शख्स ने डपट कर कहा, खामोश रहो। अगर अब बोले तो मैं समझूंगा कि तुम अपनी गुद्दी में सुराख कराने के शौकीन हो। मैंने होंठ भींच लिए। उसके अंदाज में हल्का सा मस्खरापन था, यानी मौजूदा सूरत हाल के बायस उसके असाब पर कोई दबाव नहीं पड़ रहा था, जिसका वाहिद मतलब ये था कि वो निहायत ठंडे दिमाग का आदमी है और ऐसे लोग बड़े सफ़ाक कातिल हुआ करते हैं जिनसे निमटने के लिए एहतियात के हर तकाजे को मद्देनजर रखना जरूरी होता है। मेरा जहन उलझ गया था। कार में उस शख्स की मौजूदगी को कोई मानी पहनाने से मैं कासिर था। यह मुमकिन नजर नहीं आता था कि वो शख्स शुरू से ही कार में मौजूद रहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो उस वक्त कार में दाखिल होकर छुपा था जब मैं और लकी नाइट क्लब में थे। कार में दाखिल होना तो खैर कोई मसला नहीं था, लेकिन इस सूरत में ये सवाल पैदा होता था कि वो कौन है और कार तक कैसे पहुंचा। उसके अंदाज से साफ जाहिर होता था कि वो हमसे वाकिफ है। अगर वो हमसे वाकिफ था तो उसने हमें मेकअप के बावजूद कैसे पहचाना। इस मसले पर मैंने जितना गौर किया उतना ही मेरा जहन उलझता चला गया। इसके अलावा और कोई बात समझ में नहीं आ रही थी कि उसका ताल्लुक ऑलिव हार्वर्ड या हारूत राबील से है और उसने हमें नहीं पहचाना बल्कि कार पहचानी है। इस सूरत में भी ये बात नाकाबिल फहम थी कि उसने कार में छुप कर बैठने की जरूरत क्यों महसूस की। क्या कार देखने के बाद उसने ऑलिव हार्वर्ड या हारूत राबील से राब्ता कायम कर लिया था? सोचते सोचते मान मेरे जहन में एक छन्नाका सा हुआ। लकी ने फरार होने के लिए इमारत के अंदर मौजूद मुहाफिजों को बेहोश कर दिया था। क्या ये नहीं हो सकता था कि किसी ने उन्हें देख लिया हो और हारूत राबील को मुत्तला कर दिया हो, जिस पर उसने ऑलिव हार्वर्ड से राब्ता कायम किया हो और ऑलिव हार्वर्ड ने हमारी तलाश का हुक्म जारी कर दिया हो? ये हुक्म उसने बहालत मजबूरी जारी किया होगा, या मुमकिन है उसने सोचा हो कि हम अब तक उसके बुक कराए हुए कमरों में पहुंचकर महफूज हो चुके होंगे। उसे क्या मालूम होगा कि लकी की एक जरा सी हिमाकत उसका पूरा खेल बिगाड़ देगी। न लकी को नाइट क्लब की सूझती और न हम इस तरह पकड़े जाते। लेकिन मुझे ज्यादा फिक्र नहीं थी। जब ऑलिव हार्वर्ड का मफाद मेरी आज़ादी से वाबस्ता था तो मुझे फिक्र करने की जरूरत भी क्या थी। वो फिर मेरी रिहाई का कोई बंदोबस्त करेगा या फिर हारूत राबील को शिकस्त देने के लिए मुझे इस्तेमाल करेगा। अक़बी नशिस्त से लकी को हिदायत मिली, अगले चौराहे से बाएं हाथ की जानिब मोड़ लो। लकी ने उसकी हिदायत पर अमल किया। मैं रास्ते जहन नशीन करता जा रहा था, इस उम्मीद पर कि शायद मुझे फरार होने का कोई मौका मैसर आ जाए, तो उस वक्त कहीं ऐसा ना हो कि मैं रास्तों की तलाश में भटकता हुआ दोबारा पकड़ा जाऊं। लकी को हिदायत मिलती रही और वो उन हिदायत के मुताबिक ड्राइविंग करती रही। उसने मुंह से एक लफ्ज भी ना निकाला, बस खामोशी से गाड़ी चलाई जा रही थी। मुझे इस बात पर हैरत थी कि लकी खामोश क्यों है। या तो वो बौखलाई हुई थी या फिर इस हद तक खौफजदा हो गई थी कि उसमें कुछ बोलने की हिम्मत ही बाकी नहीं रह गई थी। हमारे सफर का इख्तिताम एक बहुत बड़े गोदाम में हुआ। हिदायत के मुताबिक लकी ने गोदाम के देव हैकल दरवाजे से इम्पाला गुजारी थी। इम्पाला के अंदर दाखिल होते ही दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया था। अंदर अंधेरा था
जिसे इम्पाला की हेडलाइट से खारिज होने वाली लकीरें महदूद तौर पर दूर कर रही थीं। वो बहुत तवीलो अरीज गोदाम था और उसका बेशतर हिस्सा खाली पड़ा था। कहीं कहीं लकड़ियों की बड़ी बड़ी पेटियां रखी नजर आ रही थीं। गोदाम के वस्त में पहुंचकर कार रोक देने का हुक्म मिला और लकी ने कार रोक दी। अकबी नशिस्त से कहा गया, ए मिस्टर, तुम गाड़ी से उतर जाओ। मुखातिब जाहिर है मैं था। मैंने बौखलाने की अदाकारी की। कहा, क्या इस गोदाम में बंद करके जाओगे? अकबी नशिस्त पर मौजूद शख्स ने दांत पीस कर कहा, बकवास मत करो, जो कहा जा रहा है उस पर अमल करो। मैंने घबराए हुए अंदाज में कहा, क्या मैं तन्हा ही उतर जाऊं? वो बोला, और क्या, पूरी बारात समेत उतरोगे? लकी ने इंजन बंद कर दिया और स्टीयरिंग व्हील पर हाथ रखे साकित सामत बैठी रही। मैंने तवील सांस लेकर कहा, ठीक है दोस्त, दूसरों की ख्वाहिश पूरी करना मैं अपना नस्बुलैन समझता हूँ। मैं दरवाजा खोलकर नीचे उतर गया। मेरे कार से उतरते ही वहां तेज किस्म की रोशनियां फैल गईं। लम्हा भर को मेरी आंखें चुंधिया गईं। फिर मैंने देखा कि कार से कुछ फासले पर मुसल्लह अफराद ने कार के गिर्द घेरा डाल रखा है। इससे कबल वहां तारीकी छाई हुई थी और तारीकी ने उन मुसल्लह अफराद को अपने जिलों में छुपा रखा था, इसलिए मैं उन्हें नहीं देख सका था। मैंने चारों तरफ निगाह दौड़ाकर उन्हें शुमार किया। उनकी तादाद 11 थी और वो सब अपने अतवार से गुंडे नजर आ रहे थे। 12वां फर्द वो था जो हमें अगवा करके यहाँ लाया था और अभी तक कार में लकी को कवर किए बैठा था। एक 13वां फर्द भी था जो कार के सामने चंद कदम के फासले पर दोनों हाथ कमर पर रखे मुझे घूर रहा था। उसका कद 6 फुट से भी निकलता हुआ था। बनियान नुमा बगैर आस्तीन की कमीज पहने हुए होने के बायस उसके तवाना बाजुओं की मछलियां फड़क रही थीं। उसका जिस्म कसरती था और चीख चीख कर अपनी कुव्वत और तवानाई का ऐलान कर रहा था। मैं समझ गया कि मेरे साथ क्या खेल खेला जाने वाला है। ऐसे खेल मेरे लिए नए नहीं थे और ना ही मैं खुद ऐसे किसी खेल के लिए अजनबी थी। फर्क सिर्फ ये था कि इस बार मैं मुकम्मल तौर पर अंधेरे में था। मुझे नहीं मालूम था कि मुझे अगवा करने वाले कौन हैं और यहाँ एक अजनबी जगह पर बंदूकों की नाल पर कोई मुझसे क्यों मुकाबला करना चाहता है। मैंने कार का दरवाजा बंद किया और चंद कदम आगे बढ़कर खड़ा हो गया। अपने सामने मौजूद शख्स से कहा, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि हमें इस तरह अगवा क्यों किया गया है? उसने उभरी हुई मछलियों पर हाथ फेरते हुए कहा, मेरा नाम माइकल है। मैंने दबंग अंदाज में कहा, मुझे अफसोस है कि मैं माइकल नामी किसी शख्स से वाकिफ नहीं हूँ और ना ही ये मेरे सवाल का जवाब है। उसने बड़े खराब लहजे में कहा, तुम्हें यहाँ सवाल जवाब करने के लिए नहीं बुलाया गया। मैंने चुपते हुए लहजे में कहा, यही तो मैं भी जानना चाह रहा हूँ कि आखिर तुमने मेरी खातिर इतनी जहमत क्यों मोल ली? वो बोला, ये सवाल करने का हक तुम्हें सिर्फ उस वक्त हासिल होगा जब मैं तुम्हारे काबू में आ जाऊंगा। अभी तो तुम मेरे काबू में हो। मैंने मज़े का खेज लहजे में कहा, इन मुसल्लह अफराद की मौजूदगी में भला तुम किस तरह मेरे काबू में आ सकोगे? उस पर मेरे लहजे का कोई असर न हुआ और उसने बेतासुर लहजे में जवाब दिया, ये सिर्फ इसलिए है कि तुम भागने की कोशिश न करो। मैंने हिकारत से कहा, सड़क छाप लफंगों से भागने का तसव्वुर मेरे नजदीक बड़ा मजे का खेज है। उसने गर्म होते हुए कहा, जरा और आगे आ जाओ तो मैं तुम्हें बताऊं कि सड़क छाप लफंगा क्या होता है। मैं बिला तकल्लुफ आगे बढ़ गया। अब हमारे दरमियान सिर्फ 6 फुट का फासला रह गया था। वो मुझ पर झपट पड़ने के लिए बेचैन नजर आ रहा था, मगर मेरे अंदाज में बेपरवाही थी। जाहिर है ये बेपरवाही महज दिखावा थी, वरना दर हकीकत मैं न सिर्फ पूरी तरह होशियार था बल्कि किसी भी वक्त उस पर हमला कर भी सकता था। दफतन उसने मुझ पर हमला कर दिया और मैंने झुकाई देकर उसका वार खाली दिया। उसने उतनी ही तेजी का मुजाहरा करते हुए दोबारा मुझ पर एक दाव आजमाया। इस बार भी मैं उसके हमले से बच निकला। वसीओ अरीज गोदाम पर सन्नाटे का राज था। सिर्फ हम दोनों के कदमों की आवाजें गूंज रही थीं। वो बड़े तवातुर के साथ मुझ पर हमले कर रहा था और मैं मुसलसल उससे बच रहा था। लेकिन एक बार मैं उसकी जद में आ ही गया। इत्तेफाक से उसका हाथ मेरे सर के बालों पर पड़ा और उसने उन्हें मुट्ठी में जकड़ लिया। अगर मेरे बाल असली होते तो मुझे उससे लिपट जाना पड़ता, मगर वो तो विग थी जो मेरे सर से उखड़कर उसके हाथों में पहुंच गई थी। माइकल रुक गया। वो हैरत से कभी अपने हाथ में मौजूद विग को देखता और कभी मेरे सर की तरफ देखने लगता, जहां कुछ चुरमुराए हुए बाल ये गवाही देने के लिए मौजूद थे कि मेरे साथ क्या हादसा रूनुमा हुआ है। मैंने उसे ललकारा, हमला क्यों नहीं करते? तुमसे ये तवक्को तो नहीं थी कि इतनी जल्दी थक जाओगे। उसने हैरत से अटक अटक कर कहा, ये क्या है? मैंने कहा, तुम्हारी जनरल नॉलेज बहुत कमजोर मालूम होती है। मैंने यूं कहा जैसे उसकी लाइल्मी मेरे लिए सख्त अफसुर्दगी का बायस बनी हो। कहा, मियाँ इसे विग कहते हैं जो किसी किस्म की गंजपन को छुपाने के लिए सर पर पहनी जाती है। उसने विग एक तरफ उछाली और एक बार फिर मुझ पर झपटा। उसे यकीन हो गया था कि मैं उसके हमले से बचने की कोशिश करूंगा। मुझे चूंकि इस बात का खूब अंदाजा था, इसलिए मैंने उसकी तवक्को के खिलाफ हरकत करने का फैसला किया और उसके हमले से बचने की कोशिश करने की बजाय उससे उलझ पड़ा।
मैंने इंतहाई फुर्ती का मुजाहरा करते हुए सर झुकाया और मेरी भरपूर टक्कर उसके पेट पर पड़ी। उसके हलक से एक कर्बनाक आवाज निकली। मैंने टक्कर मारते ही खुद को दाईं जानिब फर्श पर गिराया और कबल इसके कि वो मुझे छूने में भी कामयाब होता, तेजी से कलाबाजी खाकर उसकी जद से निकला और उछलकर अपने पैरों पर खड़ा हो गया। उसके दोनों हाथ महज चंद लम्हों के लिए अपने पेट पर गए थे, फिर वो संभल गया था, मगर उसके चेहरे से अब भी तकलीफ जाहिर हो रही थी। वो पलटा मगर उसने फौरन ही हमला नहीं कर दिया। मेरी हरकत ने उसे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया था। मैंने मजे का उड़ाने वाले अंदाज में कहा, डर गए क्या? दूर खड़े क्या सोच रहे हो? आगे बढ़कर हमला क्यों नहीं करते? मुझे बेखबर समझकर उसने एक बार फिर अपनी दानिस्त में मुझ पर फैसला कुन हमला किया, लेकिन पहले की तरह इस बार भी मैंने न सिर्फ खुद को बचा लिया बल्कि उसके बाएं जबड़े पर एक भरपूर मुक्का रसीद करते हुए नीम दायरे की सूरत में घूम गया। उसके जबड़े पर पड़ने वाला घूंसा बड़ा भरपूर था। कुछ अजब नहीं कि उसके दांत भी हिल गए होंगे। उसके हलक से कराह तो निकली मगर वो गुस्से से पागल भी हो गया और अंधों की तरह मुझ पर झपट पड़ा। मैं समझ गया कि मुकाबले का फैसला कुन मरहला आन पहुंचा है। उसने अपने होशो हवास खो दिए थे और अब उसे हदफ बनाना ज्यादा आसान हो गया था। उसने मुझ पर कराटे के कई मोहलक दाव आजमाए, लेकिन मैं न सिर्फ उसके हमलों से बचा बल्कि उसके चेहरे पर कई घूंसे भी मारने में कामयाब हो गया। यह निहायत खतरनाक हरकत थी। कराटे के मुकाबले में बॉक्सिंग का मुजाहिरा मोहलक भी साबित हो सकता था, बल्कि ऐसे में कवी इम्कानात इस बात के होते हैं कि बॉक्सिंग का मुजाहिरा करने वाला लाजमी तौर पर चोट खा जाएगा। मगर एक तो वो गुस्से में अंधा हो रहा था और दूसरे ये कि मैं इंतहा से ज्यादा फुर्ती का मुजाहिरा कर रहा था। नतीजा ये हुआ कि उसकी नक्सीर भी फूटी और चेहरा भी कई जगह से मुतवर्रम हो गया। उसके लड़ने के अंदाज में सुस्ती पैदा हो गई थी। मैंने पीछे हटते हुए कहा, हरीफ अगर अपने से ज्यादा ताकतवर हो तो अक्लमंदी का तकाजा यही होता है कि शिकस्त तस्लीम कर ली जाए। उसके मुंह से नाकाबिल फहम किस्म के अल्फाज बरामद हुए और उसने अपनी बची कुची ताकत बरुए कार लाते हुए मुझ पर फैसला कुन हमला कर दिया। चूंकि तकलीफ और गुस्से की ज्यादती ने उसकी अक्ल खप्त कर दी थी, इसलिए उसे कुछ सुझाई नहीं दे रहा था। उसके भिन्नाए हुए दिमाग ने शायद ये फैसला सादिर किया था कि अब उसकी फतह की वाहिद सूरत यह है कि वो मुझसे लिपट पड़े। मैं चूंकि उससे दूर रह रह कर लड़ रहा था, इसलिए मुझ पर उसकी जिस्मानी बर्तरी खाक में मिलकर रह गई थी। उसने बिलाशुबा बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया था। अगर मैं उसके शिकंजे में फंस जाता तो अपनी ताकत के बलबूते पर तो हरगिज उसकी गिरफ्त से नहीं निकल सकता था। मैं अगर चाहता तो उसे और थकाता, लेकिन मैंने कुछ और ही फैसला किया। उसका वार बचाने की बजाय मैं झुककर खुद उसकी तरफ बढ़ा और उसके बाद जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी फुर्ती और महारत का बड़ा दखल था। एक हाथ से मैंने उसकी बेल्ट पकड़ी और दूसरा हाथ उसके गिरबान पर डाला और करीब इसके कि वो मुझे अपनी गिरफ्त में ले सकता, मैंने उसे सर से बुलंद करके अपने अकब में फेंक दिया। गोदाम के फर्श पर उसका भारी भरकम जिस्म गिरा तो हल्का सा धमाका हुआ। उस धमाके में माइकल की करीह चीख भी शामिल थी।